जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है दीपक भट्ट। आई वेलकम यू ऑल टू वे टू एकेडमी। और जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे आपको गाइड करते हैं हाउ टू क्लियर सीडीएस, एनडीए, एफटेड एग्जाम्स, और आपको इन एग्जाम्स के बारे में काफ़ी सारी बातें बताते हैं। ठीक है ना। तो अभी मैं आपके सामने ये सेशन लेके आया हूँ सीडीएस मैथ्स के ऊपर। सीडीएस मैथ्स में एक नए टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल, जो बेसिकली होते हैं डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने के लिए आपके सामने लेके आया हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए हाउ टू डील दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आप पेपर में करोगे। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आया हूं। एग्जांपल के थ्रू इस सवाल को समझेंगे कि ये सवाल एक्चुअली में कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है, और आंसर इसका कैसे करोगे आप। तो सवाल सब सिंपल सा सवाल है कि मोहन बॉट सम बनानास फॉर 120 रुपीज। भाई मोहन ने बनाना खरीदा और 120 रुपए का खरीदा उसने बनाना। व्हाट इज द रेट ऑफ बनाना पर पीस रेट बनाना का पूछा गया। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है। ये क्या है? क्वेश्चन है। उसके बाद स्टेटमेंट वन है, स्टेटमेंट टू है। ये आपका बेसिकली क्या है? स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है? ही बॉट 1 डजन बनाना। तो उसमें बताया गया कि वो उसने 1 दर्जन बनाना खरीदा। और सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ही बॉट 20 एप्पल्स ऑल्सो। तो दो स्टेटमेंट दे दिए आपको। आपको ना जो सवाल का आंसर देना होता है वो इसके हिसाब से देना पड़ता है कि आप इसमें से किस स्टेटमेंट का यूज करके आ, इस क्वेश्चन को क्या करें, इसका सॉल्यूशन दे पाए या इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आपसे रेट ऑफ बनाना पूछा गया पर पीस। क्या ऊपर वाले स्टेटमेंट से आपको आंसर मिल जाएगा सीधे? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि सम बनाना कर दे 120 रुपीज के। इसलिए यू कैन नॉट आंसर हाउ मच इज द प्राइस ऑफ बनाना पर पीस। तो आपको एडिशनल हेल्प लेनी पड़ेगी स्टेटमेंट वन की। तो स्टेटमेंट वन में क्या कहा गया? 1 डजन बनाना, यानी कि 12 बनाना उसने कितने के खरीदे? 12 बनाना खरीदे उसने 120 रुपीज के। यानी कि वन बनाना पड़ेगा उसको करीब करीब 10 रुपए का। ठीक है ना। तो एक बनाने का रेट यहां से मुझे साफ साफ पता लग गया कि एक बनाना का रेट कितना है? 10 रुपीज है। ठीक है, यहां से मुझे एक पता लग गया। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ही बॉट 20 एप्पल्स आल्सो। तो 20 उसने एप्पल भी खरीदे। तो क्या इस स्टेटमेंट का कोई रिलेवेंस है क्वेश्चन के साथ? तो नहीं है। तो अब इसके आंसर पे आ जाओ। देखो आंसर देखो किस प्रकार से हैं, क्वेश्चंस के ऑप्शंस किस प्रकार से हैं। तो आपको ईच आइटम कंटेन्स अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कंटेन करेगा। आगे आने वाले 10 क्वेश्चंस में ये फॉलो करेगा, फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट, जिसके दो स्टेटमेंट होंगे, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। आंसर ईच आइटम यूजिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। आपको आंसर देना है निम्न में से ऑप्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस को चूज करके आपको आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए। चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट नॉट बाय द अदर। तो बच्चों इसको ध्यान से देखो। अगर आपका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है सिर्फ एक स्टेटमेंट को लेकर के, इनमें से एक स्टेटमेंट को लेकर के आंसर आप बता सकते हो इस क्वेश्चन का, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। परंतु दूसरे स्टेटमेंट का यूज ना करके, यानी कि सिर्फ एक स्टेटमेंट का यूज हो, सपोज या तो इससे आंसर निकले या फिर नीचे वाले से निकले, पर सिर्फ एक से निकले, दूसरे से ना निकले आंसर। ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी सेम चीज हुई है। यहाँ पे सिर्फ पहले वाले स्टेटमेंट से आंसर मेरा आ गया है, तो यानी कि मेरा यहाँ पे आंसर सिर्फ ए आता। अगर मैं इस हिसाब से मार्क करता तो मेरा आंसर क्या आता? ए आता। ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन देखिए ध्यान से, बी ऑप्शन। इसमें क्या गया है? चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय आइदर स्टेटमेंट अलोन। इसमें क्या बताया गया आपसे कि आइदर स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट नंबर वन या स्टेटमेंट टू, दोनों आपका आंसर दे सके अलग अलग, दोनों का आपस में कोई रिलेशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता यहाँ पे कि इस क्वेश्चन की जगह मैं क्वेश्चन चेंज कर देता, ही बॉट 20 बनानास, ही बॉट 20 बनानास, तो मेरा आंसर यहां से भी निकल जाता है ना। मुझे यहां से भी आंसर मिल सकता था, यहां से भी, यहां से भी, यानी कि आइदर स्टेटमेंट इज सफिशिएंट अलोन टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों में से कोई एक मेरा आंसर दे सकता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर हो जाता उस केस में बी, यानी कि मेरा आंसर हो जाता उसमें बी। अब आते हैं सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन बेसिकली तब यूज करेंगे हम जब दोनों स्टेटमेंट का कंबाइंड यूज करके। देखो, चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। दोनों स्टेटमेंट्स का यूज करके अगर आप आंसर दे सकते हो तो ये ऑप्शन चूज करोगे आप सी। बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय आइदर स्टेटमेंट अलोन, यानी कि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग अलोन आंसर ना दे सके, कंबाइंड में, यानी कि प्लस करके दोनों का आंसर निकल सके, तो आप ऑप्शन नंबर सी चूज करोगे। ऑप्शन डी कब चूज करोगे आप? जब
दोनों का यूज करके भी आपका आंसर ना निकले, उस केस में आप यूज करोगे ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब डायरेक्ट सवालों पे चलते हैं, तब आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है ना। डायरेक्ट सवालों पे चलते हैं, तब आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल आपके सामने बोल रहा है कि 277xy5 ये है डिविजिबल है 25 से, इज डिविजिबल बाय 25। ये y है आपका, 4 मत समझिएगा इसको, है ना। ये 25 से डिविजिबल है। अच्छा 25 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू या तो होगी आपका 2 या तो होगी 7, क्योंकि ये जो अंक है पीछे वाले y और 5 ये 25 से डिवाइड होने चाहिए। यही रूल है आपका 25 की डिविजिबिलिटी का। तो या तो 2 होगा या तो 7 होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है। अच्छा x की वैल्यू के बारे में आई कैन नॉट से एनीथिंग, अभी क्वेश्चन पूछा गया है। अब स्टेटमेंट दिया जाएगा आपको 1 और 2, इसके हिसाब से मुझे पता लगाना है आंसर का। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अच्छा जो नंबर था 277xy5 ये डिविजिबल है किससे, 9 से। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, तो इन सबको ऐड करो आप। अगर ऐड करके ये डिवाइड होंगे 9 से, तो 9 से पूरा डिवाइड होगा। तो 7 2 9 16, 7 9 16 21, 21 प्लस x प्लस वाई। तो ये नंबर बोल रहा है डिवाइड डिविजिबल है 9 से। अच्छा y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू पहले मैं 2 पुट कर रहा हूँ। y की वैल्यू 2 पुट जैसी मैंने की, तो यहाँ 2 पुट करके कितना हो गया 23। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी उस केस में, 4 आ जाएगी, क्योंकि 23 प्लस 4 कितना होता है 27 होता है, 27 डिवाइड होना चाहिए, होता है 9 से। अगर मैं y की वैल्यू पुट करूं 7, जो कि मेरे यहां से निकल रही थी, है ना, अगर मैं उसको पुट करूं तो क्या होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ध्यान से, 21 प्लस 8 20 सॉरी 21 प्लस 7 कितना हो गया 28 हो गया, और x की वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली कितनी आ गई 8 आ गई। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई। तो स्टेटमेंट 1 से मुझे एक चीज पता लग रही है, या तो x की वैल्यू 4 होगी या तो x की वैल्यू 8 होगी, दो वैल्यूज आ रही है मेरी, एक यूनिक वैल्यू नहीं आ रही है। अब चलते हैं स्टेटमेंट नंबर सेकंड पे। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन 5 है, x 5 से बड़ा है। अच्छा अगर मैं पूछूं आपसे क्या मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी सिर्फ अगर स्टेटमेंट 2 को देखूं मैं, नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ सकती है, 7 आ सकती है, 8 आ सकती है, 9 आ सकती है ना। तो यहां से मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा है। हाँ अगर इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड कर दूं मैं, देखो ऊपर वाले से मुझे पता लगा था कि x की वैल्यू या तो 4 होगी या तो 8 होगी, या तो 4 या तो 8, बट नीचे वाले को कंबाइंड करने पे यानी कि दोनों को ऐड करने पे मुझे पता लग गया x की वैल्यू 5 से बड़ी है, तो यानी कि x की वैल्यू सिर्फ कितनी होगी 8 होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 7, तो मुझे सारा आंसर मिल गया, यानी कि मेरा जो नंबर था वो था करीब करीब मेरा ऐसा 8 और 7 और 5, तो मेरा नंबर ये था एक्चुअली में। तो दोनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का यूज करके मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता लग गई किसकी, x की, दैट इज 8। तो अब क्या यूज करोगे आप, देखो दोनों स्टेटमेंट अगर यूज करके कर रहे हो तो आंसर होगा आपका सी। यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय आइदर स्टेटमेंट अलोन। तो मैं अलोन से किसी स्टेटमेंट से आंसर नहीं दे पा रहा हूं, मुझे दोनों का यूज करना पड़ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरा सीधे सीधे, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा इसका। बात समझ में आ गई, सी है इसका आंसर, ठीक है, क्लियर है, थोड़ा क्लैरिटी बनी होगी, है ना। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। ये देखो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चंस में से एक है ये सीडीएस मैथ्स में, अगर आप इस पैटर्न में इस क्वेश्चन को समझ जाएं तो, अदरवाइज इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इन दिस पेपर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक सवाल पूछा गया आपके सामने, देखिए क्वाड्रेटिक का सवाल है, मिक्स सवाल है, 2-3 सवाल इसमें टफ थे, उसके बाद फिर इजी आ गया था लेवल, है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज, यूनिक वैल्यूज क्या हैं ए बी और सी की इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा अगर दो इसका इक्वेशन का रूट है तो ए बी सी की यूनिक वैल्यूज क्या है, ठीक है ना। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन हमारा ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट हमारा क्या है, एक रूट है हमारा अल्फा, सपोज मैंने मान लिया वो है आपका 2 के बराबर, एक रूट है 2 और
बाकी आपसे पूछा है क्या क्या गया है, ए बी सी की यूनिक वैल्यूज, कि यूनिक वैल्यूज क्या होंगी। अच्छा, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दी गई है आपकी, स्टेटमेंट फर्स्ट दी गई है रेशियो ऑफ सी अपॉन ए इज इक्वल टू कितना है 1, ये स्टेटमेंट 1 है। अच्छा, सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 है, मतलब सी बराबर आपको क्या होगा, ए होगा। तो एक काम करो, चुपचाप जहां सी था वहां ए पुट कर दो, तो मैंने पुट कर दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो गया मेरा, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने। अब क्या होगा, यहां से कुछ पता लग रहा है मेरे को, नहीं यहां से कुछ पता नहीं लग रहा है मेरे को, मुझे कुछ ए बी सी की वैल्यू मिल रही है, यहां से नहीं मिल रही है। अब स्टेटमेंट 2 पे आ जाओ, अगेन स्टेटमेंट 2 पे आ जाओ। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है आपका कि रेशियो ऑफ बी टू ए इज -5/2, मतलब बी अपॉन ए कितना है, -5/2 है। यानी कि बी की वैल्यू कितनी है, इट इज बेसिकली बी बराबर है -5/2 ए। अच्छा, इसका अगर मैं यूज करूं, इसका यूज करूं मैं इस इक्वालिटी इक्वेशन में, इस वाले में, इस क्वालिटी इक्वेशन में यूज करूं बी का, तो बी की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है ना। तो मुझे बेसिकली क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा a x² -5/2 ax प्लस a इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a कॉमन ले लो आप, a को जैसे कॉमन लोगे, अंदर बचेगा ax² -5/2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू कैन नॉट बी 0। a क्या हो सकता है आपका, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। वाई, आप लोग मुझे आंसर बताइएगा क्यों नहीं हो सकता। बच्चा, अगर a 0 हो गया तो ये जो इक्वेशन है ना वो क्वाड्रेटिक रहती ही नहीं है। इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहती नहीं, इक्वेशन क्या होती है, लीनियर हो जाती है, ठीक है ना। मतलब पावर 1 हो जाएगी, क्वाड्रेटिक बचेगी नहीं, लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पे a कैन नॉट बी 0। इट मीन्स ये जो अंदर वाली वैल्यू है, यानी कि x² -5/2x प्लस 1 हैज टू बी 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये 0 के बराबर होना चाहिए। अब तुम क्या करोगे, देखो ध्यान से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम आराम से दो वैल्यूज निकाल सकते हो, अल्फा और बीटा की, और आपको ए बी सी की भी यूनिक वैल्यूज मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो, इसको भी फर्दर सॉल्व करता हूं मैं, ये बेसिकली क्या है, 2x² -5x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 0, ठीक है। एक साथ जल्दी आओ, तो कॉल आ रही है। अब यहाँ पे आपको देखिए, ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, तो दोनों का यूज करके मुझे आंसर मिल रहा है, दोनों का, स्टेटमेंट 1 का भी स्टेटमेंट 2 का भी, दोनों का यूज करके मुझे आंसर मिल रहा है। तो आंसर आई वुड से कि मुझे कंबाइंड में यूज करना पड़ रहा है दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को, तो मेरा आंसर हो जाएगा सी। यहां पे भी सेम आंसर है सी, तो पहले वाले में भी आंसर सी आया था, सेकंड वाले में भी आंसर सी आया है। तो हम चल अब आगे चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। 72 भी हो गया हमारा, सी ऑप्शन है। 73 देखिए, बड़ा आसान आसान है, अब बड़े आसान आसान क्वेश्चन आ गए। अब कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, अभी तक दो क्वेश्चन थे जो अच्छे लेवल के थे थोड़ा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि, क्वेश्चन पूछा गया है कि m इज ग्रेटर देन n है, और m और n जो है वो नॉन जीरो नंबर्स है। ये क्वेश्चन है, आपको दिया गया है ना, ये आपको सीधे सीधे क्वेश्चन दिया गया है कि m और n नॉन जीरो नंबर्स हैं, और स्टेटमेंट 1 कहा गया है, पहले पूछा गया आपसे सवाल, इज m इज ग्रेटर देन n, क्या m n से बड़ा है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट है कि m बाय n इज ग्रेटर देन 1, तो ऑब्वियसली ये शो करता है कि m इज ग्रेटर देन n। हाँ, यहाँ पे सीधे से पता है आपको, हाँ आंसर मिल गया कि m ग्रेटर देन n है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि भाई
m इज ग्रेटर देन 2n, तो इसको अगेन तुम अपॉन में ले आओ, n को अपॉन में ले आओ या कुछ भी करो। इसमें देखो सीधे सीधे समझ में आ रहा है मेरे को, हाँ, कि इस केस में क्या होगा, एक मिनट, m बाय n आपका क्या हो रहा है बेसिकली, ग्रेटर देन क्या हो रहा है, ये 2 हो रहा है, ठीक है, m बाय n ग्रेटर देन 2, यानी कि मुझे यहाँ पे भी साफ साफ पता लग रहा है कि m की जो वैल्यू है, m की जो वैल्यू है वो n से बड़ी है ना, n से बड़ी है, तभी n का 2 गुना भी करो तब भी m बड़ा ही आ रहा है, इसका 2 गुना भी करोगे तब भी m जो है बड़ा ही होगा। तो यानी कि मुझे आंसर जो है स्टेटमेंट 1 का यूज करूं मैं तब भी मिल रहा है मुझे, 2 का यूज करूं तब भी मिल रहा है, और दोनों अलग अलग है, यानी कि और लग रहा है इसमें, ठीक है ना, और या तो पहले से निकले आंसर या तो सेकंड वाले से निकले। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा। यू क्या कब करोगे ऑप्शन चूज, आप चूज द ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय आइदर स्टेटमेंट अलोन, यानी कि दोनों स्टेटमेंट में से किसी एक का यूज करके आप आंसर दे पा रहे हो, ठीक है ना, दोनों से आंसर दे पा रहे हो और अलग अलग अलोन आंसर दे पा रहे हो, ठीक है ना। इसमें हो जाएगा कितना, 73 का हो जाएगा सीधे सीधे बी ऑप्शन नंबर। कितना आसान सवाल है ना, अगर थोड़ा क्लैरिटी बन जाती है तब उसके बाद सवाल आराम से हो जाते हैं, अगर अंडरस्टैंडिंग बन रही है तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 74 मैंने ये आपको शॉर्ट्स में भी करवाया, तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, कैन अ सर्कल ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट्स ए बी सी, तो पॉइंट ए बी सी है कुछ, वहां से पूछा गया सर्कल ड्रॉन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। स्टेटमेंट 1 दिया गया है कि ए बी बराबर आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर आपका 5 सेंटीमीटर है, और सी ए बराबर आपका क्या है, एक मिनट है, हम्म, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, हाँ। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, सी ए बराबर है आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है, एक ए बी है, ए बी बी सी और सी ए मिल गया मुझे 6 सेंटीमीटर। तो बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं, ए बी बी सी सी ए, ये 5 है, ये 5 है, और आपका ये 5 है, ये 5 है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ए बी बी सी और सी ए। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये एक ट्राइंगल को बना सकते हैं, ये इनको लेकर ए बी बी सी और सी ए को लेकर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अगर ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता हूँ तो मैं इसके ऊपर सर्कल भी ड्रॉ कर सकता हूँ आराम से भैया, 3 पॉइंट से लेकर मैं सर्कल भी ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। तो यानी कि पहला आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, मैं आई कैन ड्रॉ सर्कल फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स, ठीक है ना, ए बी सी पॉइंट से। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोला गया है, स्टेटमेंट 2 में क्या है बेसिकली, इसमें देखो ए बी है 3 सेंटीमीटर, बी सी है 4 सेंटीमीटर, और सी है 7 सेंटीमीटर। देखो ये बेसिकली क्या है, इससे आप एक ट्राइंगल ड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, बेसिकली ये क्या हो रहा है ना, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये 3 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 4 सेंटीमीटर है, दोनों को ऐड करके 7 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये इस तीनों पॉइंट से आप एक ट्राइंगल ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि 3 + 4 का सम 7 के बराबर आ रहा है, जो कि थर्ड साइड है। थर्ड साइड कभी भी बड़ी होनी चाहिए, इन दोनों के छोटी होनी चाहिए, इन दोनों के सम से बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ क्या हो रहा है, 5 + 5 कितना होता है 10, 10 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6, तो एक ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ नहीं होगा तो एक सर्कल भी ड्रॉ नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पे हो गया आपका यू कैन नॉट ड्रॉ सर्कल। बट आपसे क्या पूछा गया था कि सर्कल ड्रॉ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या तो आंसर आपका यस आएगा या नो आएगा। तो आई कैन कंप्लीटली से फ्रॉम स्टेटमेंट 1 की आई कैन ड्रॉ अ सर्कल, और स्टेटमेंट 2 से बोल सकता हूं आई कैन नॉट ड्रॉ अ सर्कल। तो यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा इसमें, या तो स्टेटमेंट 1 का यूज करके आंसर दे पा रहा हूं मैं, या तो स्टेटमेंट 2 का आंसर यूज करके मैं आंसर दे पा रहा हूं। तो मेरा आंसर यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा बी। समझ में आया, आंसर हो जाएगा बी। भाई मुझे आंसर यस या नो में बताना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्कल ड्रॉ कर ही पाऊं तभी मेरा आंसर होगा 1 या 2। मैं आपको सिर्फ इतना बता पाऊं कि आंसर मेरा निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर मैं बी ऑप्शन को चेंज करके, मतलब सेकंड स्टेटमेंट को चेंज करके मैं ऐसा लिखता कि ए बी बराबर
3 सेंटीमीटर है, BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, एंड CA इज अननोन, ऐसा लिख देता सपोज में, अननोन। तो यू कैन नॉट टेल कि ABC से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, यहां से आपको आंसर ही नहीं मिलता कुछ भी। उस केस में आपका आंसर सिर्फ ऊपर वाला हो जाता है ना, यानी कि आंसर हो जाता आपका A। बट यहां पे क्योंकि स्टेटमेंट सेकंड से भी मुझे पता लग रहा है कि आई कैन नॉट ड्रॉ अ सर्कल, तो मुझे आंसर तो अल्टीमेटली मिल रहा है ना, अननोन तो नहीं है यहाँ पे कुछ भी, सब नोन है। तो इस वजह से मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये जो क्वेश्चंस है इनको कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है आज की डेट में, ठीक है ना। यूट्यूब पूरा छान मार के देख लो, कोई नहीं पढ़ा रहा है इन क्वेश्चंस को। क्यों? क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड एंड नॉट इजी टू टेल अनदर पर्सन। थोड़ा सा डिफिकल्टी इसमें मेंटेन होती है इसको इंटरप्रेट करने में, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो समझा रहा हूं, तो है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। आपको दिया गया है x एंड y आर कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स यानी कि अगर x 1 है तो y आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। इस तरीके से आपका है, अगर ये 1 है तो 3 इस प्रकार से कुछ, ठीक है ना, कुछ भी है। कैन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई बी डिटरमाइंड यूनिकली? क्या x और y की वैल्यू यूनिकली डिटरमाइंड हो पाएगी? x प्लस वाई की यूनिक वैल्यू, ठीक है ना। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 दिया गया आपके सामने, x प्लस वाई की पावर 4 बराबर 256। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका यहाँ पे रूट करूं तो बेसिकली ये 4 की पावर 4 है, की पावर 1/4 कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो ये कैंसिल आउट हो गया। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? दो वैल्यूज आएंगे, या तो +4 आएगी तो -4 आएगी, ठीक है ना। या तो +4, दो वैल्यूज आएंगे ना यहाँ पे, +4 या -4। तो एक बार मैंने लिया एक्स प्लस वाई बराबर 4, एक्स प्लस वाई बराबर -4। तो देखिए स्टेटमेंट 1 से मुझे यूनिक वैल्यू नहीं मिल पा रही है एक्स और वाई की ना, या तो मुझे सिर्फ, या तो मुझे +4 मिल रहा है या तो -4 मिल रहा है, दो चीज मिल रही है। अगर सेकंड स्टेटमेंट में देखूं मैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें लिखा गया है एक्स प्लस वाई का क्यूब इज लेस देन 16, इज लेस देन 16। तो मुझे यहां से पता लग गया एक्स प्लस वाई क्यूब रूट कर दूं मैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये, क्यूब रूट हो सकता है ना, हाँ हो सकता है। तो ये हो जाएगा बेसिकली कितना है ये, हाँ, तो 8 × 2 कर लो, इसका क्यूब रूट करोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2⁻1/3। तो देखो x प्लस वाई की वैल्यू इससे छोटी है, ऐसा करके कुछ बोल रहा है ना। अभी तक आई कैन नॉट से एनीथिंग, अभी x और y की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकता हूं मैं, ना यहाँ से ना यहाँ से। यहाँ पे मुझे दो वैल्यू मिल रही है x प्लस वाई की, या तो ये या तो ये, और दोनों ट्रू है भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा x, यहाँ पे x बराबर 1 है, y बराबर कितना है, 3 है, और इस वाले केस में x बराबर कितना है, -1 है, y बराबर कितना, -3 है। भाई इंटीजर तो है, ये भी इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी इंटीजर सी तो है। तो दो मुझे वैल्यूज मिल रही है यहाँ से मुझे एक चीज पता लग रही है कि x प्लस वाई की वैल्यू 2 × 2⁻1/3 से छोटी है। अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दूं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, देन आई कैन गिव द आंसर, तब मुझे आंसर मिल सकता है। यहां से मुझे पता लग गया कि x प्लस वाई की वैल्यू 4 है और x प्लस वाई की वैल्यू -4 है, और यहां से मुझे पता लग गया कि x प्लस वाई की वैल्यू लेस देन 2 से छोटी है। तो सिर्फ एक ही आंसर बचा ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर बचा, क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। तो इफ आई यूज बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, if I use both the statement together, then I can tell the answer, then I can determine x plus y uniquely। तो मेरा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा सी। मैं फर्स्ट और सेकंड का यूज करके आंसर दे पा रहा हूं, ठीक है ना, इसी वजह से मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्लियर है? अब आपको थोड़ा क्लैरिटी बन गई होगी, आप सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 76 की तरफ।
76 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको क्या दिया है, पी स्क्वायर प्लस क्यू बताया गया है, क्या ये ऑड है, पूछा गया है। इस पी स्क्वायर प्लस क्यू इज ऑड। ठीक, पी और क्यू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इज ग्रेटर देन 0 है और इंटीजर्स है। चलिए स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है आपके सामने, 2p प्लस क्यू इज ऑड, 2p प्लस क्यू ऑड है। अच्छा देखो ध्यान से, किसी भी नंबर के साथ अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो वो हमेशा इवन होता है, चाहे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो सॉरी, तो ये नंबर हमेशा क्या आएगा, ये नंबर हमेशा कैसा आएगा, इवन नंबर आएगा, ये नंबर हमेशा इवन मिलेगा। तो अब मुझे यहां से पता लग गया कि इट एम्प्लाइज क्यू इज ऑड, क्यू ऑड है, क्यू ऑड है, इतना तो मुझे पता लग गया, इतना तो आई एम डैम श्योर कि क्यू ऑड है। पर देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट क्यू, सॉरी पी, पी के बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं लगी है अभी। पी इज अननोन, अननोन मतलब ये है कि पी या तो ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है ना। अब सेकंड स्टूडेंट की तरफ चलते हैं, इसमें भी सेम चीज है, क्यू माइनस 2p इज ऑड। अगेन भाई देखो, ठीक है, ये समझ गए ना कैसे ऑड आएगा यहाँ पे, क्योंकि इवन में हमेशा ऑड जोड़ोगे तभी आंसर पूरा ऑड आएगा, ये इवन है तो ये ऑड होना चाहिए। यहाँ पे भी सेम चीज होगी, देखो पी 2p इवन हो जाएगा, ये इसको ऑड होना पड़ेगा, क्यू ऑड है, क्यों, क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट ऑड है, यानी कि क्यू यहाँ पे पता लग गया मुझे, क्यू इज ऑड, बट आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट पी, पी इज अननोन है यहाँ पे भी, यानी कि पी पता ही नहीं है मुझे कि इवन है कि ऑड है। तो मैं यहाँ पे आंसर आपको बता सकता हूँ कि क्या आंसर होगा, नहीं बता सकता हूँ मैं, क्यों भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, ऑड का स्क्वायर करोगे तो ऑड ही होगा, ये भी ऑड होगा, ऑड प्लस ऑड क्या हो गया, इवन हो गया, ये पूरा इवन आ जाएगा, है ना। बट पी के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, पी इवन है या ऑड है। अगर पी इवन होगा तो आंसर इवन आ जाएगा, अगर पी ऑड होगा तो आंसर ऑड आ जाएगा। बट आई कैन नॉट टेल कि ये स्टेटमेंट ऑड है या इवन है, मुझे कुछ पता ही नहीं, आंसर मुझे कहीं से नहीं मिल रहा। तो मैं सीधे सीधे क्या मार्क करूंगा यहाँ पे, आंसर डी मार्क करूंगा, कि दोनों स्टेटमेंट का यूज करके भी आई कैन नॉट टेल द आंसर, जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया आई कैन नॉट टेल द आंसर। ठीक है, तो 76 भी डन। चलते हैं 77 क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एरिया ऑफ एन ऑफ द सर्कल, एक सर्कल का एरिया पूछा गया आपसे। ठीक है, स्टेटमेंट 1 दी गई है कि आर्क ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, भाई आर्क की लेंथ है कितनी, 7 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन एंगल 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सी। भाई देखिए कभी भी कोई कोई आर्क होता है ना, सपोज यहाँ पे कुछ आर्क था, ये आर्क है, सेंटर पे कुछ एंगल करता है ये थीटा, इसकी अगर लेंथ एल है तो एल बराबर कितना होता है आपका, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये लॉजिक है। तो आपको सब कुछ बता रखा है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का आर्क है और 30 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, यानी कि 7 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आपका 30 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। तो भाई यहां से मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी, जब आर की वैल्यू मिल गई तो एरिया भी मिल जाएगा। तो आई कैन गेट द आंसर बाय स्टेटमेंट 1 अलोन, अलोन मुझे ये आंसर देने में सफिशियंट है। अच्छा सेकंड नंबर ऑप्शन में देखते हैं, देखिए सेकंड ऑप्शन भी सेम है, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, कोई कॉर्ड है, कोई कॉर्ड है भाई, कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर की, सबटेंड्स एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर। अच्छा इसको ऐसे मत बनाओ, थोड़ा सा ये, चलो बना लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा बन जाएगा ये, 90 डिग्री सबटेंड करता है भाई बीच में। तो यानी कि अब इसमें होता क्या है ना, आपको जरा बता देता हूं मैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा मिटाते हैं। स्टेटमेंट 2 बता रहा हूं मैं आपको फिर से, कि बोल रहा है वो कि कोई कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर की, इसको ऐसे समझो ऐसे, वो 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है बीच में, कॉर्ड है आपका 10 सेंटीमीटर की,
ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रहा है, ये आर है, ये भी आपका कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो एट द सेंटर, अब यहाँ से एरिया बताना है आपको, एरिया कितना है, ठीक है ना। तो आपको देखो साफ साफ पता लग रहा है, आर की वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से भी, ये 10 सेंटीमीटर है तो 90 डिग्री ये है, तो ये हो जाएगा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बेसिकली क्या है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हमारी आर की वैल्यू मिल जाएगी 10/√2, है ना। बेसिकली क्या है, ये आर स्क्वायर है प्लस आर स्क्वायर है, बराबर इसको ऐड करके इसका 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2r² बराबर 10 का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 10/√2। तो यानी कि यहां से भी आर की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि अगेन दिस स्टेटमेंट इज अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो आइदर स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो आंसर विल बी बी। आइदर स्टेटमेंट हो गया ना, आइदर स्टेटमेंट अलोन, दोनों अकेले अकेले आंसर दे पा रहे हैं, ना कंबाइंड करने की जरूरत है ना, तो दोनों आंसर दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी, इसमें हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। अरे समझ में आ रहा है आपको सभी को अच्छे से, है ना। इसमें क्या था, डी ऑप्शन था, डी आंसर था। इसमें क्या था, इससे पहले सी ऑप्शन था, सी। तो सारे इस तरीके से हो रहे हैं और बड़े आसान आसान सवाल है, ठीक है ना, कुछ मुश्किल नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अब एक सवाल है, इज ट्राइंगल राइट एंगल, क्वेश्चन पूछा गया क्या ट्राइंगल राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री पे है। आगे देखते हैं क्या बोला गया, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। देखो ध्यान से क्या बताया गया आपसे, स्टेटमेंट 1 में क्या बोला गया है कि किसी ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली साइड, देखो द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल था ए बी सी, दो साइड है इसकी ए बी और ए सी, इसके मिड पॉइंट्स को मिला रही है यहाँ पे सपोज डी ई। तो कह रहा है कि डी की वैल्यू बीसी का हाफ होती है, डी की वैल्यू बीसी का हाफ होती है, भाई सबको पता है ये तो, मिड पॉइंट्स होगा ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसमें रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 का, तो यानी कि ये अगर 2 है तो ये 1 होगा, ठीक है ना, ये तो अंडरस्टूड है। ये होता है थेल्स थ्योरम के द्वारा, थेल्स थ्योरम या फिर बोलो मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम एमपीटी। तो ये हर ट्राइंगल के लिए ट्रू है, सिर्फ सिर्फ राइट एंगल के लिए ट्रू नहीं है ये, नॉट फॉर राइट एंगल, ये हर ट्राइंगल के लिए ट्रू है, सबके लिए ट्रू है। तो यू कैन नॉट से कि ट्राइंगल राइट है या नहीं है ना। तो आप इसमें कुछ स्पेसिफिक आंसर नहीं दे पा रहे हो कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, तो इसका आंसर तो ये हो नहीं सकता, फर्स्ट से आंसर नहीं दे पा रहे हो आप। सेकंड में आ जाओ, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि एंगल्स का रेशियो 1:2:3 है, यानी कि साफ साफ मुझे पता लग रहा है एंगल्स 30, 60 और 90 है, 30, 60, 90 है। भाई सबको के कर दो ना, के प्लस 2k प्लस 3k इज इक्वल टू कितना हो जाए, 180 डिग्री होता है, 6 से कितना हो गया 180 डिग्री, और k की वैल्यू कितने आ गई 30 डिग्री, यानी कि पहला हो गया 30 डिग्री एंगल, सेकंड हो गया 60 डिग्री, थर्ड हो गया 90 डिग्री। तो मुझे पता लग गया यहां से कि राइट एंगल ट्राइंगल है भाई। एक ट्राइंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ सिर्फ ए हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए, वाई ए, बिकॉज यू कैन आंसर द क्वेश्चन बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन, सिर्फ एक स्टेटमेंट का अलोन यूज करके मैं आंसर दे पा रहा हूं, दूसरे के द्वारा नहीं, दूसरे के द्वारा कोई आंसर नहीं निकल रहा है, तो मेरा ऑप्शन हो गया ए। आई होप अब आपको जानकारी थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, द लेंथ ऑफ टू लॉन्गर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। भाई देखो दिया गया है एक ट्राइंगल है, इसकी एक साइड है 25, एक साइड है 24। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी थर्ड साइड माना x है, तो हमेशा x की जो वैल्यू है ना बच्चा, वो बड़ी होगी 1 से, इनका सब्ट्रैक्ट करके, और छोटी होगी किससे, 49 से। तो इसकी इतनी सारी वैल्यू हो सकती है ना, मतलब एक और 49 को छोड़ दूं तो 47 वैल्यू हो सकती है, 47 वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, ठीक है, सब हो सकती है। अब पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, जो शॉर्टेस्ट साइड है उसकी लेंथ कितनी है, तो थर्ड साइड को मान रहे हैं शॉर्टेस्ट, तो अगर शॉर्टेस्ट में मान के चलूं तो तो उसमें क्या केस में क्या होगा, मेरी जो साइड होगी ना ये छोटा हो जाएगा किससे, जो 24 है उससे छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी इतनी सारी वैल्यूज आ रही हैं, तब भी इतनी सारी वैल्यूज आ रही है, ठीक है ना। एक
स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल पा रही है तुम्हें। चलो ऑप्शन नंबर 1 देखो, एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1 स्टेटमेंट 1 दिया गया है, एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3। भाई अगर इस रेशियो में ट्राइंगल की साइड्स हैं तो यानी कि वही 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। बच्चा पर एक चीज ध्यान रखना जरा, राइट एंगल तुमने बनाया, तुम सबको पता है कि राइट एंगल में जिसमें एंगल्स 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होते हैं, उसके जो साइड्स का रेशियो होता है ना, उसके साइड्स का रेशियो होता है वो कितना कितना होता है, ये 1, ये √3, ये 2 होता है। पर यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है 25 और 24 इस प्रकार से नहीं है कि मैं इसको चेंज कर पाऊं 1, 2 और √3 में, ठीक है ना। अदरवाइज तुम यहाँ पे साइन रूल लगा के भी चेक कर सकते हो, अगर आप देखना चाहोगे तो साइन रूल लगाता हूं मैं। साइन रूल क्या होता है आपको पता ही है, A/sin A बराबर B/sin B बराबर C/sin C। अगर इस एंगल्स में है तो आपको पता है क्या आना चाहिए, C की वैल्यू जो थर्ड साइड है। तो देखिए ए मैं मान रहा हूं 30 डिग्री वाला, 30 डिग्री के सामने साइन 30 कितना होता है, अच्छा इसमें सबसे छोटा तो यही होगा ना, हाँ सॉरी, मैं मान रहा हूं कि ए सबसे बड़ा है, ए सबसे बड़ा है, तो बेसिकली ये क्या है, साइन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने क्या होना चाहिए आपका, 25 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 25 बराबर सी, मुझे पता नहीं है अभी, और साइन 30 डिग्री लिख दूंगा मैं, क्योंकि सबसे छोटा सबसे छोटी साइड है सी, तो साइन 30 डिग्री लिख दिया मैंने यहाँ पे। चलिए अब डील करते हैं इस सवाल को। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 C/साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री अगर मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई भैया आपकी 12.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर मिल रहा है मुझे, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। तो 12.5 आंसर आ गया है ना, कितना आगे आंसर आ गया, 12.5 आ गया, 12.5 आ गया आंसर। बट अब ध्यान से देखो जरा, अभी तो इसमें 12.5 आ गया, और सेकंड वाला अगर मैं यूज करूं यहाँ पे B/sin B, अब B वैल्यू वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा इस सवाल में। B की वैल्यू कितनी है, B वैल्यू यहाँ पे है आपकी 24 बटे साइन बी लगाऊंगा, साइन बी कितना है, साइन 60 डिग्री, √3/2। यहां से मुझे अलग आंसर मिल जाएगा, है ना। अलग आंसर क्यों मिलेगा एक्चुअली में, क्योंकि ये जो 24, 25 और थर्ड साइड होगी, इनका रेशियो कभी भी 1, √3 और 2 में नहीं आ पाएगा, है ना, उसमें नहीं आ पाएगा, तो इसलिए आंसर पहला नहीं होगा इसमें। यू कैन नॉट टेल द थर्ड शॉर्टेस्ट साइड बाय यूजिंग दीज एंगल्स, ये एंगल से तुम्हें आंसर नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये उसी के लिए एप्लीकेबल है जिसके साइड्स 1/√3/2 में होती हैं, जिसकी साइड्स। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा गया आपका, कुछ यहाँ पे गिवन है, लेट्स सी क्या गिवन है। यहाँ पे लिखा है इन्होंने, the length of the perpendicular drawn on the longest side of triangle from its opposite vertex is 6.72। अब ध्यान से देखिए, ये लॉन्गेस्ट साइड मान रहा हूँ 25 सेंटीमीटर, यहां से एक मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया यहाँ पे, ठीक है, इसकी वैल्यू बोल रहा है वो कितनी है, 6.72, ठीक है 6.72। अब देखिए ध्यान से, मैं इसका यूज करूंगा, अभी जो मैंने एक पिछली वीडियो में आपको थ्योरम बताई थी उसी का यूज करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। और मैं मान रहा हूं अपनी तरफ से कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है ये, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि उसी में ये थ्योरम एप्लीकेबल होती है। तो सबसे बड़ी साइड होगी 25 सेंटीमीटर, एक है 24, और एक हो जाएगा आपका कितना, 7 सेंटीमीटर। पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाओगे ना, 625 माइनस 576 बचेगा 49, उसका रूट करोगे 7 आ जाएगा। तो ये मेरे को मिल गया कुछ इस प्रकार से, एक ट्राइंगल है और यहाँ वैल्यू है x है। आप सभी को पता है इस x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x इंटू 25, x इंटू 25, राइट एंगल, यहाँ पे भी राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल, पिछली वाली वीडियो मेरी देख लो आप, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है।
वहां पे समझाया मैंने, बराबर 25 × 7 है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, तो x बराबर हो जाएगा आपका 24 × 7/25। दिस इज इक्वल टू 24 × 7/100 कर दूं मैं, अपॉन 4 कर दूं। देखो 25 को 100/4 लिख दिया मैंने, तो इट विल बिकम 24 × 4 × 7/100। मल्टीप्लाई करो इसको, बेसिकली ये हो जाएगा आपका 96 × 7। फर्दर मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 7×63, 7×42, 672, 672 हो गया। ये कितना हो गया, 672। तो 672/100 करोगे कितना होगा, ये होगा आपका 6.72, 6.72, 6.72। तो मुझे पता लग गया एक चीज कि ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर मान लूं तो x की वैल्यू मेरी सीधे सीधे आएगी 6.72। सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और उसके हिसाब से मुझे शॉर्टेस्ट साइड भी मिल गई 7 सेंटीमीटर, है ना। तो इस वजह से मेरा आंसर यहाँ पे निकल पा रहा है। आई एम एबल टू आंसर द क्वेश्चन बाय यूजिंग स्टेटमेंट 2 अलोन, बट नॉट बाय द स्टेटमेंट 1। तो मेरा आंसर हो जाएगा ए। सिर्फ एक स्टेटमेंट का यूज करके यू कैन टेल द आंसर, बट नॉट बाय द अदर। ऑप्शन नंबर हो गया ए। चलिए लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं अब। बड़ा आसान सा सवाल था ये, देखिए ध्यान से। इस सवाल में दिया गया है एक स्टेटमेंट कि एक सर्कल है, उसमें कॉर्ड है PQ, डिवाइड्स इट इनटू 2 सेगमेंट, 2 सेगमेंट डिवाइड करता है। एक मेजर होगा, ये है आपका मेजर सेगमेंट, ये है आपका माइनर सेगमेंट, ठीक है ना, वृत्तखंड। मैं इसको मान लेता हूं 1, इसको मान लेता हूं 2। तो एक चीज गिवन है आपके कि 3 गुना ऑफ मेजर सेगमेंट, 3 गुना के 1 फर्स्ट वाला बराबर है 2 गुना के 4, 4 टाइम्स द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर वाले के 4 गुना, मतलब माइनर वाला अगर एरिया 2 है, उसका 4 गुना बराबर होगा मेजर वाले के 3 गुने के बराबर। अब आपसे पूछेगा व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस क्या है। तो मेयरली बाय दिस इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट कैलकुलेट द आंसर, इससे तुम्हें आंसर नहीं निकल पाएगा, है ना। तो चलते हैं अगला स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट 1 से। यहां पे दिया गया है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 66 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि सॉरी, यानी कि यहां पे गिवन है आपके सामने माइनर क्या था आपका, 2 था, 2 की वैल्यू दी हुई है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप आराम से 1 की वैल्यू निकाल लोगे, इसकी वैल्यू यहां पुट करो, निकल जाएगी आराम से वैल्यू। 3 गुना के 1 बराबर 66 इंटू 4। तो डिवाइड करो यहां से 22। फर्स्ट का एरिया कितना आ गया, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनर निकल गया, मेजर निकल गया, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया, ऐड कर दोगे दोनों को कितना हो जाएगा 154 बराबर पाई आर स्क्वायर कर दोगे तो रेडियस मिल जाएगा, आर की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यू कैन गिव द आंसर द क्वेश्चन की व्हाट इज द रेडियस ऑफ सी। तो आराम से आंसर मिल गया आपको, कितना, रेडियस जितनी भी आएगी, मुझे रेडियस निकालनी नहीं है, यहाँ पे निकालनी नहीं है, बस पता लग गया मुझे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड भी सेम चीज है भाई, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट दिया हुआ है तो माइनर निकल जाएगा, तो मेजर प्लस माइनर कर दोगे तो पूरा एरिया आ गया, एरिया ऑफ सर्कल वो बराबर होगा आपका पाई आर स्क्वायर के। वहां से आपको आर की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, तो रेडियस वहां से भी निकल जाएगा। यानी कि यू कैन टेल द आंसर बाय स्टेटमेंट 1 और सेकंड अलोन, या तो पहले से निकल जाएगा या तो सेकंड से निकल जाएगा। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि या तो 1 से आंसर निकलेगा अलोन या तो सेकंड से आंसर निकलेगा, इधर स्टेटमेंट अलोन। तो आई होप आपको सब क्लियर हो चुका होगा अब कि इस नए पैटर्न को कैसे सॉल्व करना है। ये जो 2023 के फर्स्ट पेपर में आए थे, ठीक है ना, 2023 का जो फर्स्ट पेपर है सीडीएस 1 2023, उसमें आपसे ये सवाल पूछे गए थे और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं ये, डिफिकल्ट मतलब टू इंटरप्रेट, अदरवाइज ये क्वेश्चंस इजी हैं। अगर आप इसको कर पाते तो 10 के 10 सही करके आ पाते, ठीक है ना। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में पूछ लो। और वीडियो शेयर कर दिया करो यार, ये अच्छी वीडियोस हैं,
अगर अच्छा कंटेंट लगे आपको शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में इसी मजेदार चीज के साथ, कुछ नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है ना, अभी ट्रायंगल के भी कुछ कंसेप्ट लेके आने वाला हूं मैं। तब तक के लिए जय हिंद।